जय हिंद बच्चों, आज हम आपके कक्षा 10वीं का एक बिल्कुल ही नया शुरुआत करने जा रहे हैं और ये शुरुआत होगी आपके विज्ञान विषय से। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बातें बता देते हैं। पहला बात तो ये कि ये जो हमारा कोर्स चलने वाला है ये प्योरली हिंदी मीडियम में होगा। दूसरा बात ये कि ये जो हमारा कोर्स चलेगा ये पूरा का पूरा NCERT बुक को फोकस करते हुए चलेगा। जितना भी आपका सिलेबस है, जो टॉपिक है, जो हेडिंग है, वो NCERT के अनुसार ही चलेगा। और अगर आप बोर्ड एग्जाम का, चाहे बिहार बोर्ड हो, MP बोर्ड हो, UP बोर्ड हो या सेंट्रल बोर्ड हो, कोई सा भी बोर्ड का एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो हम उम्मीद करेंगे आप भी NCERT बुक को ही फोकस करें। हाँ, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट होगा जिसमें और अच्छे से बताना होगा तो वो बताएंगे, वो बात की बात है। लेकिन जो टॉपिक है वो NCERT को फॉलो करते हुए ही हम चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर का शुरुआत होता है हमारे आसपास के परिवर्तन से। अब हमारे आसपास ढेरों सारे परिवर्तन होते रहते हैं, जिनमें से कुछ तो भौतिक होते हैं और कुछ रासायनिक। अब चूंकि आप रसायन विज्ञान पढ़ रहे हैं तो आपको यह पता होना चाहिए, आपको यह परख होना चाहिए कि आपके आसपास जो परिवर्तन हो रहे हैं उनमें से कौन से भौतिक हैं और कौन से रासायनिक। तो आप इसका एग्जाम्पल देखिएगा और समझिएगा कि कौन भौतिक है और कौन रासायनिक, आप खुद ब खुद बोलिएगा। लेकिन पहले आप भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में छोटा सा अंतर को समझ जाइए कि क्या होता है। तो समझिएगा, भौतिक परिवर्तन वैसे परिवर्तन हैं जिसमें पदार्थों को वापस पहली जैसी स्थिति में आसानी से लाया जा सकता है। हम क्या बोले, कोई पदार्थ है सपोज करिए और इसमें यह परिवर्तन हुआ। परिवर्तन होने से यह कोई नया पदार्थ बन गया। अब इस नए पदार्थ को यदि हम आसानी से वापस पदार्थ बना दें, पहले जैसी स्थिति में ला दें आसानी से, तब इस प्रकार के परिवर्तन को हम क्या कहेंगे, भौतिक। माफ कीजिएगा, भौतिक। अब रासायनिक परिवर्तन को अच्छे से समझिए। तो रासायनिक परिवर्तन वैसे परिवर्तन है जिसमें पदार्थ को वापस पहली जैसी स्थिति में आसानी से नहीं लाया जा सकता है। अब जैसे देखिए, फिर से हम बना दिए पदार्थ, इसमें परिवर्तन हुआ और यह नया पदार्थ बन गया। अब इसको जब आप नया पदार्थ को वापस पदार्थ बनाना चाहेंगे तो यह नहीं बनेगा, या बनेगा भी तो बहुत कठिनाई लगेगा, बहुत कठिनाई होगी। तो इस प्रकार के परिवर्तन को क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन। अब आप अपने आसपास के एग्जाम्पल को समझिए और देखिए और आप खुद डिसाइड करिए कि कौन से भौतिक परिवर्तन है और कौन से रासायनिक। चलिए शुरू करते हैं। दूध लेते हैं, दूध में हम थोड़ा सा दही डाल देते हैं, उसको दही जमा देते हैं। दही जम गया हमारा, तो दूध से बना है दही। अब बताइए, क्या वापस दही को दूध में बदला जा सकता है? आसानी छोड़िए, आपको कठिनाई भी लगा दीजिए तो आप नहीं बदल पाइएगा। तो ऐसा परिवर्तन कौन सा परिवर्तन का लिस्ट में आएगा? तो नीचे वाले में आ जाएगा रासायनिक परिवर्तन। दूध से दही का जमना क्या हो गया, रासायनिक परिवर्तन। क्यों? क्योंकि हम इसे वापस पहले जैसी स्थिति में ला ही नहीं सकते हैं। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। पानी है, अब पानी को आप बदल दीजिए बर्फ में, ठंडा किए, बर्फ जम गया। अब वापस इसको पहले जैसी स्थिति में क्या करना होगा हमको लाने के लिए, सिर्फ सिंपल आप इसको गर्म कीजिए या पानी वापस बन जाएगा, और ठंडा करिए तो वापस यह क्या बन जाएगा, बर्फ बन जाएगा। तो इस प्रकार के परिवर्तन, ये जो पानी से बर्फ बना, बर्फ से पानी बना, कैसा परिवर्तन कहलाएगा, भौतिक परिवर्तन। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अब भोजन का पचना, इस चीज को जरा ध्यान से समझिएगा। खाना जो हमारा पच जाता है और फिर जो अपशिष्ट बन जाता है,
क्या उस अपशिष्ट को, थोड़ा बोलने में खराब लगता है, लेकिन क्या उसे वापस भोजन में बदला जा सकता है? नहीं, आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। इसी वजह से भोजन का जो पचना होता है वह क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन है। आप एक दूसरा एग्जांपल लीजिए, कोई ईंट ले लीजिए, उसको 2 टुकड़ा में बांट दीजिए। अब एक बात बताइए, ये जो ईंट को आप 2 टुकड़ा में बांट दिए, ये भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन? अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर ईंट को 2 टुकड़ा में बांट जो दिए, आप इसको वापस पहले जैसी स्थिति में नहीं ला सकते हैं, आप इसको जोड़ नहीं सकते हैं, तो यह हो गया उस हिसाब से रासायनिक परिवर्तन। नहीं, आप अच्छे से समझिए, यहाँ पे यह पहले पदार्थ की स्थिति क्या है, इसको हम इस पदार्थ का क्या नाम दे दिए हैं? ईंट। अब यह जो वापस परिवर्तित हुआ है, जो 2 टुकड़ा में बट गया है, इसको आप क्या बोलिएगा? गिट्टी बोल दीजिएगा क्या? नहीं। पानी बोल दीजिएगा क्या? नहीं। दूध बोलिएगा क्या? नहीं। तो यह क्या है? यह जो टुकड़ा है यह है क्या? यह अभी भी क्या है? ईंट ही है। तो पदार्थ में परिवर्तन आया कहाँ है? पदार्थ जो है बस वही है, बस पदार्थ 2 टुकड़ा में हम बांट दिए हैं। तो परिवर्तन सर क्या चीज में हुआ? इसका आकार में परिवर्तन हुआ। यह पहले बड़ा मात्रा में मौजूद था, फिर इसको छोटा मात्रा में कर दिए। पदार्थ बदला है क्या? नहीं। तो ऐसा परिवर्तन, यहाँ पे परिवर्तन हुआ है, लेकिन सिर्फ इसके आकार को बदला है। यह परिवर्तन पदार्थ को बदला ही नहीं है। यह पहले भी ईंट था और परिवर्तन होने के बाद भी ईंट है। तो इस प्रकार के परिवर्तन को क्या कहेंगे? भौतिक परिवर्तन। क्योंकि इसको आसानी से बदलेंगे क्या? यह तो बदला ही नहीं है, तो इसको बदलने का हमको काम ही नहीं है। यह परिवर्तन भौतिक है। आप किसी चीज को तोड़ दीजिए, तोड़ने पर वह चीज का आपका पदार्थ दूसरे पदार्थ में नहीं बदलता है। आप कुर्सी लीजिए, कुर्सी को तोड़ दीजिए, वो कुर्सी पहले भी प्लास्टिक था और तोड़ने के बाद भी प्लास्टिक है। तो पदार्थ में परिवर्तन नहीं हुआ है, बस वह जो शेप में था, वो जो आकार में था, उस आकार को आप बदल दिए हैं, 2 टुकड़ा में बांट दिए हैं। तो यह भौतिक परिवर्तन वाजिब सा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पानी को आप भाप में बदल दीजिए और गर्म कीजिए, तो यह बन गया आपका भाप। फिर भाप को आप संघनित करिएगा। आसानी से आप देखे होंगे बर्तन, कोई खाना पकाने वाला बर्तन में अगर ढक्कन ढकिएगा तो उसमें आप देखेंगे उसको ढक्कन को हटाइएगा तो पानी जैसा गिरने लगता है। तो वो पानी कहाँ से गिरता है? बस भाप ही संघनित हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि हम पानी से भाप आसानी से बना सकते हैं गर्म करके, और उस भाप को भी किसी विधि से हम संघनित कर सकते हैं। या तो आप पानी को गर्म कीजिए, भाप बनेगा, उस पर ढक्कन दे दीजिए, वह संघनित हो जाएगा, वापस पानी बन जाएगा। तो आप इस परिवर्तन को, जो पानी से भाप बना और भाप से पानी बना, इसको अभी आप आसानी से चेंज कर सकते हैं। तो ऐसा परिवर्तन क्या कहलाएगा? भौतिक परिवर्तन। अब आप अपने आसपास और ढेरों सारे परिवर्तन को देखिए और परखने की कोशिश कीजिए कि कौन सा परिवर्तन भौतिक है और कौन सा रासायनिक। तो चलिए अब हम इस चीज को नोट्स के रूप में लिखते हैं। अब लोहा है, लोहा में जंग लग जाता है, अच्छे से समझिए। तो बताइए कि लोहा में जंग लगना भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक? सोचिए जरा। लोहा में जंग लगने के बाद जो जंग का धूल बन जाता है, आप उसको लोहा में बदल सकते हैं? नहीं, आप आसानी से उसको नहीं बदल सकते हैं। तो वैसा परिवर्तन क्या हो गया? रासायनिक परिवर्तन। और हम आपको एग्जांपल दे देते हैं। गोईठा आप ले लीजिए, जो हमारा गोबर से बनता है, आप उसको जलाइए, जल जाएगा। जलने के बाद क्या बनेगा? राख। क्या आप उस राख को वापस गोईठे में बदल सकते हैं? नहीं। तो ऐसा परिवर्तन कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। आप उसको वापस चेंज नहीं कर सकते। तो यह कौन सा परिवर्तन हो गया? रासायनिक परिवर्तन। यह सब हम आपको देसी परिवर्तन बता रहे हैं जो आप अच्छे से फील कर सकें। तो चलिए लिखिए। भौतिक परिवर्तन। आप चाहें तो फास्ट फॉरवर्ड करके नोट कर सकते हैं, नहीं तो लिखिए साथ में। वैसे परिवर्तन जिन्हें वापस
पहली जैसी स्थिति में आसानी से लाया जा सकता है। भौतिक परिवर्तन कहलाता है। एग्जाम्पल दीजिए, जैसे लिखिए, पानी से बर्फ का बनना होगा, वाष्पन और आप लिख सकते हैं इसमें ईंट का टूटना। ऐसे ढेरों सारे आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, हम आदि दे देते हैं। आपको जो भी आसपास अपने दिखता होगा, जो जो आपको भौतिक परिवर्तन लगता होगा, इसमें डाल सकते हैं। चलिए, रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक लिखिए, वैसे परिवर्तन जिन्हें वापस पहली जैसी स्थिति में आसानी से नहीं लाया जा सकता है। रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। एग्जाम्पल दीजिए, जैसे क्या होगा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण? दूध का फटना। दूसरा दीजिए, दूध से दही का बनना। और दूसरा एग्जांपल दीजिए, लकड़ी का जलना। लकड़ी का जलना भी होगा। लकड़ी को आप जला दीजिए, फिर उसके बाद क्या आप उसके राख से वापस लकड़ी बना सकते हैं? नहीं, असंभव है। तो लकड़ी का जलना भी क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन है। और होगा लोहे में जंग लगना। जंग का लगना लिखिए। और दे दीजिए, भोजन का पचना आदि। चलिए नोट करिए।
चलिए अब हम रासायनिक परिवर्तन को थोड़ा और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। अब ये जो रासायनिक परिवर्तन है ये ऐसे ही परिवर्तन नहीं हो जाता है, इसके पीछे एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया होती है। और रसायन शास्त्र की भाषा में, रसायन विज्ञान की भाषा में, या कहें तो केमिस्ट्री की भाषा में, उसी खास प्रक्रिया को कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया होना। यानी कुल मिला के हम कह सकते हैं कोई भी जो रासायनिक परिवर्तन होता है वो एक विशेष प्रक्रिया के द्वारा संपन्न होती है और उसी विशेष प्रक्रिया को कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया होना। अब रासायनिक अभिक्रिया किस चिड़िया का नाम है इसको जरा और अच्छे से समझते हैं। सपोज करिएगा यह कोई लड़का है और ऐसा वैसा लड़का नहीं है, यह है आपका बदमाश लड़का। ठीक है, बदमाश लड़का का मेरा अर्थ है यह पढ़ता बिल्कुल नहीं है, सिर्फ खेलते रहता है दिन भर। हम आपको अपने घरेलू भाषा में समझा रहे हैं ताकि आप रासायनिक अभिक्रिया को अच्छे से फील कर सकें। इसीलिए नोट्स का टेंशन नहीं लीजिए और अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा, हम इसका गारंटी लेते हैं। चलिए इधर आइए। तो यह एक कौन सा लड़का है? बदमाश लड़का है जो पढ़ता लिखता कुछ नहीं है। चलिए अब हुआ क्या, एक दिन इसके घर पे कुछ मेहमान आए और इसको खूब बेइज्जती किए, इसका खूब बेइज्जती किए कि कैसा लड़का है, पढ़ता न है, क्या माँ बाप का नाम रोशन करेगा, ऐसे वैसे दिन भर खेलता है, लम्फट टम्फट, जो बोलना था इसको बोल दिए। इसको दिल में बहुत बुरा लगा। तब से ये प्रण ले लिया कि अब से हम मन लगा के पढ़ेंगे। प्रण लिया ये और तब से यह बन गया एक अच्छा लड़का। अब यह अच्छे से पढ़ने लगा, परीक्षा में नंबर लाने लगा, मेहनत करता है। अब यह खेलता भी नहीं है, खेलता है, खेल भी जरूरी है, लेकिन पढ़ाई को भी खेल की तरह ही इम्पोर्टेंट देता है। दोनों चीज़ तालमेल बना के करता है। तो यह जो एक प्रक्रिया हुआ, देखिए बदमाश लड़का था, इसको बेइज्जती इसका हुआ, बेइज्जती होने के बाद यह जो प्रण लिया, सभी प्रक्रिया को जोड़ते जाइएगा। पहले यह बदमाश लड़का था, इसका घर में मेहमान आया, सारा प्रक्रिया है ये। मेहमान आना भी प्रक्रिया है, फिर उसके बाद बेइज्जती इसका जो हुआ वो भी एक प्रक्रिया है, फिर यह प्रण लिया वो भी एक प्रक्रिया है। सब कुछ करने के बाद जो इसमें एक परिवर्तन आया, एक नया गुण आया, यही गुण के बाद यह क्या बन गया? अच्छा लड़का। तो यह इसमें जो खास प्रक्रिया हुआ, इसी चीज को अब आप पदार्थ के टर्म में समझिए। मान लीजिए कोई पदार्थ है, अब कुछ विशेष प्रक्रिया भी हम नहीं जान रहे हैं क्या होगा उसमें विशेष प्रक्रिया, गर्म करेंगे, ठंडा करेंगे, धूप है, गर्मी है, पानी है, क्या है, अभी आपको नहीं उतना माथा लगाना है। आप सिर्फ समझिए कुछ विशेष प्रक्रिया हुआ जिससे यह बन गया नया पदार्थ। अब नया पदार्थ का अर्थ यह नहीं है कि यह नया कपड़ा पहन लिया है। नया पदार्थ का अर्थ है इसका गुण जो है पहले वाले पदार्थ से कुछ नया आ गया, एकदम अलग गुण आ गया है। पहले ये कुछ और गुण दिखाता था, अब ये कुछ नया गुण दिखाने लगा। जब ऐसा कंडीशन हमको मिलता है, जब कोई पदार्थ नया गुण वाला नया पदार्थ बन जाता है, तब हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया हुई है। जिस प्रक्रिया के द्वारा यह पुराना पदार्थ नया पदार्थ बनता है, उसी प्रक्रिया को कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया होना। चलिए उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा रासायनिक अभिक्रिया क्या है। जब कोई पदार्थ किसी विशेष प्रक्रिया द्वारा नया गुण धर्म वाला नया पदार्थ बन जाता है, तब उसी विशेष प्रक्रिया क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया होना। चलिए अब रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा को कॉपी पर थोड़ा लिखते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका बोर्ड में हमेशा पूछा जाता है। आपको पूछ देगा रासायनिक अभिक्रिया क्या है, या दूसरे तरीका से भी पूछ सकता है कि रासायनिक अभिक्रिया को परिभाषित करें। तो इसको अच्छे से लिख लीजिए। आप चाहें तो फास्ट फॉरवर्ड करके भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और अगर आप साथ ही साथ कॉपी में नोट कर रहे हैं तो मेरे साथ लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। रासायनिक अभिक्रिया क्या है? उत्तर लिखिए। जब एक या
अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया कर दिख रहा है उधर। चलिए ठीक है। जब एक या अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया कर, आगे लिखिए, भिन्न गुण वाले नए पदार्थ बनाते हैं या नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, बनाते हैं, ये भी लिख सकते हैं, तब यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। चलिए अब एग्जाम्पल लिखिए। उदाहरण, क्योंकि एग्जाम में जब भी आप कोई क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं, विज्ञान के क्षेत्र में हम बोल रहे हैं, तो साथ साथ एक एग्जाम्पल भी आप उसमें लगा दिया करिए। इससे क्या होगा, आपको जो नंबर मिलने का चांस रहेगा वो 100% आपका पक्का हो जाएगा। जैसे इसमें अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है, अगर आप एग्जाम्पल नहीं देते हैं तो हो सकता है आपको सिर्फ 1 ही नंबर मिले। इसलिए इसके साथ में कुछ उदाहरण भी दे दीजिए, नहीं कम से कम एक उदाहरण 2 नंबर वाले क्वेश्चन में तो दे ही दीजिए, जिससे क्या होगा आपका 2 नंबर का 2 नंबर एकदम रखा हुआ है, एकदम कंफर्म रहिए। तो चलिए उदाहरण देते हैं। उदाहरण देने से पहले मेरा शब्द को जरा अच्छे से देखिए। जब एक या अधिक पदार्थ, यानी जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है पदार्थ, वह एगो भी पदार्थ भाग ले सकता है, एक से अधिक भी ले सकता है, 2, 3, 4 ज्यादा भी ले सकता है, एक भी ले सकता है, उससे ज्यादा भी, आपस में अभिक्रिया कर भिन्न गुण वाले, ये तो हम जानते हैं रासायनिक अभिक्रिया होगा तो जो नया पदार्थ का गुण है वो तो भिन्न हो जाएगा, एकदम अलग हो जाएगा, नए पदार्थ बनाते हैं। अब यह जो नए पदार्थ शब्द है, इसका भी यहाँ पे यही अर्थ है कि वह पदार्थ बनने वाला जो है वह एगो भी बन सकता है, एक से ज्यादा भी बन सकता है। वो देखेंगे कि कौन अभिक्रिया में एक पदार्थ बन रहा है, कौन अभिक्रिया में एक से ज्यादा बन रहा है, कौन अभिक्रिया में एक पदार्थ भाग ले रहा है, कौन अभिक्रिया में एक से ज्यादा भाग ले रहा है, वो सब देखेंगे। लेकिन यहाँ पे कुल मिला के दोनों बात लिख दिए कि एगो भी भाग ले सकता है, एक से ज्यादा भी। अब पदार्थ आपका एगो भी बन सकता है, एक से ज्यादा भी। चलिए अब हम उदाहरण लिखते हैं। जैसे हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, आप यदि हाइड्रोजन गैस को ले लीजिएगा और क्लोरीन गैस को ले लीजिएगा और दोनों को सूर्य की उपस्थिति में आपस में मिलाइएगा। यहाँ पे दे देते हैं सूर्य की उपस्थिति, और इसको थोड़ा आकर्षक बनाने के लिए आप यहाँ पे एक सूरज का भी फोटो बना सकते हैं ताकि अच्छा लगे देखने में। बस आपको ये हो गया क्रिएटिविटी, आप अपने मन से सूरज का फोटो बना दीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत ना है। सूर्य की उपस्थिति भी लिख सकते हैं, सूर्य का फोटो भी बना सकते हैं। तब यहाँ पे आपका क्या बनेगा पदार्थ, हाइड्रोजन क्लोराइड। आप यहां पे देखिए एक से ज्यादा पदार्थ भाग ले रहा है रासायनिक अभिक्रिया में, एगो हाइड्रोजन ले रहा है, दूसरा क्लोरीन ले रहा है, और दोनों मिलकर सूर्य की उपस्थिति में क्या बना रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड। नाम से बिल्कुल नहीं डरना है, बस जो जो बता रहे हैं उसको सीखते जाना है। केमिस्ट्री में
आपको नया नया चीज़ सीखने को मिलते रहेगा, और जितना वो नया नया चीज़ आप सीखते जाइएगा केमिस्ट्री उतना आपका मजबूत होता जाएगा। कोई पेट से सीख के नहीं आता, आपको जो हम बता रहे हैं उसको बस सीख लीजिए। हम मालूम है आपको, आप नहीं जानते होंगे लेकिन सीख लीजिए। आपको नया जानने को मिला कि हाइड्रोजन नाम का कोई प्राणी होता है जो गैस होता है, सीख लीजिए। क्लोरीन भी एक गैस है जो कोई जानवर का नाम होगा, उसको सीख लीजिए। दोनों आपस में मिलता है तो हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है, बस नाम याद रख लीजिए, हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है। अभी होता क्या है इसके बारे में आप अच्छे से समझेंगे। आपका जो दूसरा चैप्टर है अम्ल, क्षार और लवण, उसमें इसी के बारे में आपको पढ़ना है। हाइड्रोजन क्लोराइड का आपको बता देते हैं, जलीय विलयन अम्लीय प्रवृत्ति को दर्शाता है और अम्ल का वह चैप्टर ही है, इसीलिए ये जो हाइड्रोजन क्लोराइड होता है इसका जलीय विलयन अम्लीय गुण को दिखाता है। तो वो बात का बात है, इसको छोड़िए। अभी हम रासायनिक अभिक्रिया पढ़ रहे हैं तो हम देख लिए हाइड्रोजन गैस क्लोरीन गैस आपस में मिलता है तो हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है। रसायन शास्त्र की भाषा में उस अम्ल को कहते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड। चलिए अब दूसरा एग्जाम्पल देते हैं। और अगर आप नोट्स बना रहे हैं साथ में तो इसके नीचे में 2 लाइन थोड़ा सा छोड़ दीजिएगा। अब क्यों छोड़ने बोल रहे हैं वो आपको आगे पता चल जाएगा, अभी छोड़ दीजिए। अब दूसरा एग्जांपल देखिए, यहाँ पे हम 2 पदार्थ को भाग रासायनिक अभिक्रिया कराएं जिससे बना है मेरा एक पदार्थ। अब चलिए हम एक ही पदार्थ लेते हैं और देखते हैं उस एक पदार्थ से कैसे रासायनिक अभिक्रिया होता है। तो हम ले रहे हैं आपका कैल्शियम कार्बोनेट। अब ये किस चिड़िया का नाम है? तो कुछ नहीं, बस केमिस्ट्री में नाम बोल दिया जाता है बड़ा बड़ा, एकदम डरना नहीं है। आप संगमरमर देखे होंगे, वही जो ताजमहल जिससे बना है या घर के जमीन पर जो लगता है वो जो संगमरमर होता है उसी का ये सूत्र है। तो ब्रैकेट में लिख देते हैं संगमरमर। बिहार बोर्ड वालों के लिए ऑब्जेक्टिव में पूछ भी दिया जाता है कि इनमें से किन्हें कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, तो संगमरमर दे देगा, फिर पत्थर दे देगा, कुछ भी दे देगा तो आपको संगमरमर टिक मार देना। या दूसरे टाइप से पूछ देगा इनमें से संगमरमर को रासायनिक रूप में क्या कहते हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को यदि आप सिर्फ गर्म कर दीजिएगा, गर्म करने पर देखिए क्या हो जाता है, यह कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाई ऑक्साइड बन जाता है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप यह सोचेंगे कि सर आखिर यह वाला एग्जाम्पल अभी तक आप मिटाए क्यों नहीं हैं, बाकी सब तो मिटा दिए। क्योंकि अभी आपको इसके बारे में थोड़ा और समझना है, क्योंकि यह एक नया जानवर का भी तो नाम आपको दिख रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड। तो समझिएगा, यह जो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट नाम का चीज है जिसको हम संगमरमर भी कहते हैं, इसको गर्म करने पर हमारा क्या बना, कैल्शियम ऑक्साइड। अब नाम लंबा चौड़ा है भाई, डर गए हम। अब कैल्शियम ऑक्साइड कहता है किसको, कुछ नहीं, जो आप घर में पेंट करते हैं ना चूना से, जो आप चूना का यूज करते हैं पेंट करने के लिए, यह वही चूना है जिसको किताब में कली चूना कहा जाता है। हमारा घरेलू भाषा में तो भाई सिर्फ चूना कहते हैं, बस वही है ये। ऑब्जेक्टिव में आपको पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कली चूना किसको कहते हैं, तो कैल्शियम ऑक्साइड जहां होगा वहां टिक मार देना है। अब कार्बन डाइऑक्साइड तो आप जानते ही होंगे, वही जो हम श्वसन के दौरान जो उत्सर्जन करते हैं, जो सांस छोड़ते हैं, वही कार्बन डाइऑक्साइड है। तो कैल्शियम ऑक्साइड के बारे में समझ गए, किसको कहता है, कली चूना को। कली चूना क्या है, वही जो हम लोग घरेलू भाषा में जिसको चूना कहते हैं वही है ये। अब ये जो कैल्शियम कार्बोनेट आपको बता दिए, संगमरमर
उसी को कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। आप अगर आपको ऑब्जेक्टिव आ जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा संगमरमर है, कैल्शियम कार्बोनेट दे देगा, कैल्शियम ऑक्साइड दे देगा, तो आपको किस में टिक मारना है, कैल्शियम कार्बोनेट में। अब एक बात और समझिएगा, यह जो हम चौक यूज कर रहे हैं यह भी आपका कैल्शियम कार्बोनेट है। हम क्या बोले, संगमरमर को भी कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट ये भी है, संगमरमर भी आपका। और जो ये आपका चौक है, चाहे कोई सा चौक हो, वह भी कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है। तो अगर ऑब्जेक्टिव में आपको चौक भी लिखा आ जाए, अब पूछेगा निम्नलिखित में से चौक और किस चौक को और क्या कहते हैं, और अगर कैल्शियम कार्बोनेट ऑप्शन रहेगा तो आप कैल्शियम कार्बोनेट में टिक मार दीजिएगा। अब अगर आपको चूना पत्थर लिख दे तो चूना पत्थर भी आपका कैल्शियम कार्बोनेट ही है। आपको कंफ्यूजन नहीं रखना है चूना पत्थर और कली चूना में। यह चूना अलग है, यह चूना जो यूज होता है यह पेंट करने के लिए होता है, और यह जो चूना पत्थर है यह आपका एक प्रकार से आप कह सकते हैं संगमरमर का पत्थर टाइप का है। यह एकदम ठोस पत्थर है जिसको हम कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, और यह चूना है सिंपली जिसको हम कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। तो आपको जरा सा भी कंफ्यूजन नहीं रखना है। इसको अब आप नोट कर लीजिए, कहीं पे कॉपी में साइड में लिख दीजिए, कैल्शियम ऑक्साइड को कली चूना भी कहते हैं, ब्रैकेट में आप चूना लिख दीजिएगा अपना घरेलू भाषा में, और फिर एक लाइन और देके आप लिख लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट को चौक, संगमरमर या चूना पत्थर कहते हैं। लिख ही लीजिए क्योंकि यह ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यह जो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है इसमें जो ये पदार्थ भाग ले रहा है, वह भाग लेने वाले पदार्थ को कहते हैं अभिकारक। बस रसायन शास्त्र में नाम है, नाम दे दिए। जो भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसको हम क्या कहते हैं, अभिकारक। तो यहाँ पे भाग कौन सा ले रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट पदार्थ मेरा भाग ले रहा है, तो इसको कहेंगे अभिकारक। और यह जो मेरा रासायनिक अभिक्रिया के बाद मेरा जो भी चीज प्राप्त होता है, जो पदार्थ का निर्माण होता है, जो नया पदार्थ मिलता है, इसको कहते हैं प्रतिफल। प्रतिफल भी कहते हैं और उत्पाद भी कहते हैं। बस नाम है, इसको आपको याद रखना है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, अभिकारक, और रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, प्रतिफल या उत्पाद। बस इतना सा बात आपको याद रखना है। इस चीज को लिखा देते हैं, और ये वाला चीज आप लिख लीजिए। हम यहाँ पे नीचे में ब्रैकेट में लिख दिए हैं, फिर भी आप एक लाइन में लिख लीजिए। एक मिनट रुक जाइए। चलिए नोट पॉइंट लिखिए। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, आप कीजिएगा, पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले नए पदार्थ को प्रतिफल
या उत्पाद कहते हैं। इस चीज को नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तो सर समझ गए हम रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। जब एक या अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके नया गुणधर्म वाला या भिन्न गुणधर्म वाला नया पदार्थ का निर्माण करता है, तब वह प्रक्रिया क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है सर, समझ गए। अब यहाँ पे सवाल यह आता है कि कोई रासायनिक अभिक्रिया होगी तो हम पहचानेंगे कैसे? या दूसरी भाषा में कहें तो रासायनिक अभिक्रिया का आखिर गुणधर्म क्या है? या तो कंफ्यूजन वाला बात हो गया, कुछ तो पहचान होना चाहिए। अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया होगी तो आप जानिएगा कैसे कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ है या नहीं। तो इसका कुछ पहचान है, कुछ दो चार को पहचान है, उसको समझ लीजिए। अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया होता है तो उसमें गैस का उत्पत्ति हो सकता है। हम क्या बोल रहे हैं? हो सकता है। हम ये कंफर्म नहीं बोल रहे हैं कि रासायनिक अभिक्रिया अगर कोई होगा तो उसमें गैस निकलवे करेगा। बहुत सा रासायनिक अभिक्रिया में गैस नहीं भी निकलता है। यह पहचान हो गया कि रासायनिक अभिक्रिया अगर होगा तो गैस का उत्पत्ति यानी गैस का उत्सर्जन, पदार्थ बनने के बाद गैस भी निकल सकता है, संभावना बोल रहे हैं। दूसरा पहचान क्या है? अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया होगा तो हो सकता है पदार्थ का कलर चेंज हो जाए, रंग जो होता है उसका वो परिवर्तित हो जाए, यह भी संभावना है, ऐसा भी हो सकता है। और क्या रासायनिक अभिक्रिया का पहचान है? यदि कोई रासायनिक अभिक्रिया होगा तो उसमें उष्मा का उत्सर्जन भी हो सकता है पूरा एकदम गर्म होने लगे पदार्थ, यह भी संभावना है, यह भी हो सकता है। और क्या रासायनिक अभिक्रिया का पहचान है? अगर रासायनिक अभिक्रिया होगा तो हो सकता है कि पदार्थ जो है कोई विलयन वाला अगर रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है जिसमें आप विलयन का उपयोग कर रहे हैं तो वह पदार्थ विलयन से अवक्षेप के रूप में अलग हो जाए। अवक्षेप क्या होता है? अवक्षेप एक ठोस पदार्थ है जो विलयन से पृथक हो जाता है या विलयन से अलग हो जाता है। तो रासायनिक अभिक्रिया अगर होगा तो हो सकता है कि अवक्षेप के रूप में पदार्थ विलयन से अलग हो जाए, तो यह भी हो सकता है। तो इस चीज को हम अब लिखवाने वाले हैं। आपको ऐसा पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में कि किसी रासायनिक अभिक्रिया हुई या नहीं, आप इसकी पहचान कैसे करेंगे? या दूसरी भाषा में आपसे पूछा जा सकता है रासायनिक अभिक्रिया के गुणों को लिखें, तो आपको यही सब लिख देना है। चलिए क्वेश्चन लिखिए। रासायनिक अभिक्रिया की गुणों को लिखें। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, या क्वेश्चन आपको घुमा के देगा कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं, इसकी जांच आप कैसे करेंगे? अथवा करके ये क्वेश्चन है।
मतलब ये वाला भी आपसे पूछ सकता है, या घुमा के भी पूछ सकता है, या कोई और तरीका से भी पूछ सकता है, लेकिन आपको मेन चीज़ है क्वेश्चन को समझ में आना चाहिए। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो आप उत्तर आसानी से लिख सकते हैं। तो आपको घुमा के भी पूछ सकता है। चलिए उत्तर लिखते हैं। तो सबसे पहले हम यही चीज उतार देते हैं, जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसी चीज को उतार देते हैं यहां से यहां तक। कोई, पहले ये वाला लिख दीजिए, ऊपर वाला। एक मिनट रुकिए, पहले जो ऊपर क्वेश्चन लिखे उसी के हिसाब से लिखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया की गुणों को लिखें तो लिख लीजिएगा। अगर इस टाइप का देगा तो लिखना है रासायनिक अभिक्रिया की गुण के गुण होगा। रासायनिक अभिक्रिया के गुण निम्नलिखित हैं। यहां पे भी के कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये अगर फर्स्ट वाला इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा तो आपको इस टाइप से लिखना है। और अगर अथवा करके पूछ देगा कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं, आप इसकी जांच किस प्रकार करेंगे, इसकी जांच आप कैसे करेंगे, किसी प्रकार से पूछे तो इसको इस प्रकार से लिखना है। कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई या हुई है या न हुई है या नहीं, जैसे आपको लिखना है लिखिए, हुई या नहीं, इसकी जांच हम निम्नलिखित प्रेक्षणों द्वारा करेंगे। अब आपको बेवकूफ़ी नहीं करना है, ऐसा नहीं कि हम दोनों लिखा रहे हैं तो आप यह भी लिख दीजिएगा कि रासायनिक अभिक्रिया के गुण निम्नलिखित हैं, फिर उसके बाद यह भी लिख दीजिएगा कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई या नहीं, या हुई है या नहीं, इसकी जांच हम निम्नलिखित परीक्षणों द्वारा करेंगे। आपको जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा उस प्रकार से उत्तर देना है। दोनों तरीका लिखा दिए हैं। अगर ऊपर वाला पूछेगा तो आपको ऊपर वाला लिखना है, और नीचे वाला पूछेगा तो आपको नीचे वाला उसी हिसाब से लिख देना है। अब आपको ओरिजिनल उत्तर लिखा रहे हैं। यह तो हो गया आपका शुरू का क्वेश्चन के हिसाब से डायलॉग। अब ओरिजिनल उत्तर लिखिए। 1 नंबर, क्या हम बोले थे, गैस की उत्पत्ति, तो लिख दीजिए गैस की उत्पत्ति। अब हेडिंग दे के लिखिए रासायनिक अभिक्रिया में, ऐसे लिखिए कुछ रासायनिक अभिक्रिया में, क्योंकि सभी में यह चीज नहीं होता है, तो कुछ लिखिए। कुछ रासायनिक अभिक्रिया में गैस का उत्सर्जन भी होता है। अब कौन सा होता है तो वो एग्जांपल आप दे दीजिए, यहां पे लिखिए उदाहरण। उदाहरण क्या है
यदि आप तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को ले लेते हैं, अम्ल क्या होता है आपको हम समझाएंगे अम्ल क्षार और लवण वाले चैप्टर में। अभी आप सिंपल समझिए, कोई लिक्विड नाम का चीज़ होता है, कोई द्रव है ये, ठीक। तो अगर आप तनु सल्फ्यूरिक अम्ल या तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को ले लीजिएगा और उसमें जस्ते का टुकड़ा को डाल दीजिएगा तो आपको हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होने लगता है, बुलबुला के रूप में हाइड्रोजन गैस ऊपर उठने लगता है। तो वह भी रासायनिक अभिक्रिया होता है जिस कारण से हाइड्रोजन गैस ऊपर की ओर बुलबुला के रूप में वह जो द्रव है उससे ऊपर उठने लगता है। तो इस चीज को लिख लीजिए। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में जस्ते का टुकड़ा डालने पर हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होने लगता है। इस चीज को नोट कर लीजिए। और ये तनु शब्द क्या है, यह तो समझ गए, सल्फ्यूरिक अम्ल कोई द्रव है जिसके बारे में हमको अम्ल क्षार और लवण वाले चैप्टर में पढ़ना है। अब तनु शब्द क्या है, तनु का अर्थ होता है पानी मिलाना, तनुकृत करना। अगर बोल देंगे कोई विलयन को हम तनुकृत कर रहे हैं यानी उसमें पानी मिला रहे हैं, तो यह हो गया तनु। इस बात को याद रखिएगा, तनु का अर्थ होता है पानी मिलाना। चलिए इस चीज को नोट करिए। दो नंबर लिखिए, हेडिंग दीजिए। क्या बताए थे, अवक्षेप का बनना। बनना तो लिखिए फिर से, कुछ रासायनिक, लगता है जगह नहीं है, चलिए मिटा देते हैं सब। चलिए अच्छे से लिखिए, कुछ रासायनिक अभिक्रिया में अवक्षेप विलयन से पृथक हो जाते हैं। अब इसका एग्जाम्पल दीजिए सर, तो एग्जाम्पल लीजिए आप। उदाहरण देखिए, सोडियम क्लोराइड
के जलीय विलयन में सिल्वर नाइट्रेट सिल्वर माफ कीजिएगा, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में सिल्वर नाइट्रेट मिलाने पर सिल्वर क्लोराइड का दही जैसा अवक्षेप विलयन से पृथक हो जाता है। आपको नाम से डरना नहीं है, हम आपको बता रहे हैं, रसायन विज्ञान पढ़ रहे हैं तो इसमें आपको नया नया नाम और बहुत सारा देखने को मिलेगा, तो इससे डरना नहीं है बल्कि इसका सामना करना है। जो जो नाम बता रहे हैं उसको दिमाग में रखते जाना है। आपको बार बार देखते देखते, एक बार भूलिएगा, 2 बार भूलिएगा, लेकिन बार बार देखते देखते आपका दिमाग में बैठ जाएगा, आपको ये सब नाम से आदत हो जाएगा। चलिए इसको नोट करिए। तीसरा नंबर लिखिए, उष्मा का उत्सर्जन लिखिए। उष्मा का उत्सर्जन यानी गर्म हो जाना। लिखिए, कुछ रासायनिक अभिक्रिया में उष्मा भी उत्सर्जित होती है। उष्मा भी उत्सर्जित होती है। अब एग्जाम्पल दीजिए। तो वो जो कली चूना वाला आपको एग्जाम्पल दिए थे कि आप घर में देखे होंगे, जब पेंट करने के लिए चूना मंगाया जाता है घर में, और उसको जब आप पानी में डालिएगा तो पानी एकदम खौलने लगता है। तो वो पानी जो खौलने लगता है वही है इसका एग्जाम्पल। यदि आप चूना को पानी में मिलाते हैं तो उष्मा का उत्सर्जन होता है। हो गया एग्जाम्पल। तो उदाहरण लिखिए, नीचे लिखिए थोड़ा सा। कली चूना को, इसको आप एक शब्द और लिख लीजिए, भखड़ा चूना। यह भी शब्द आपको सुनने को मिलेगा। तो नाम जान लीजिए, कली चूना को जल में डालने पर उष्मा उत्सर्जित होने लगती है। इसको भी याद रखिएगा, कली चूना या जो सिंपल चूना है इसको भखड़ा चूना भी कहते हैं। इसको नोट करिए। क्या क्या लिखा दिया आपको,
आपका अवक्षेप का बनना हो गया, ऊष्मा का उत्सर्जन हो गया, और क्या था आपका रासायनिक अभिक्रिया का गुण में आपका हो जाएगा रंग परिवर्तन। चलिए 4 नंबर लिखिए, रंग में परिवर्तन। लिखिए, कुछ रासायनिक अभिक्रिया में रंग का भी परिवर्तन होता है। एग्जाम्पल लिखिए, आप यदि पोटेशियम परमैंगनेट के जलीय विलयन, अब ये जो इसका जलीय विलयन होता है यह किस रंग का होता है? बैगनी। पोटेशियम परमैंगनेट के जलीय विलयन में नींबू का रस मिला दीजिएगा, मिलाने पर विलयन क्या हो जाता है? रंगहीन। विलयन रंगहीन हो जाता है। चलिए इसको नोट करिए। रंगहीन का अर्थ समझे ना, वही जो पानी का कलर होता है, कलरलेस, एकदम कोई कलर नहीं, उसी को कहते हैं रंगहीन। एक लास्ट लिख लीजिए, पाँच नंबर, अवस्था में परिवर्तन। कुछ रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ के अवस्था में भी परिवर्तन होता है।
उदाहरण लिखिए। क्योंकि हमको चौक लेने दीजिए। चलिए, जैसे अगर आप मोमबत्ती ले लीजिए, मोमबत्ती का जलना भी एक रासायनिक अभिक्रिया है, क्योंकि वह मोम जो होता है वह कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है जलने के बाद, और कार्बन डाइऑक्साइड को आप वापस आसानी से मोम नहीं बना सकते हैं। लेकिन आप गौर करिएगा, जब मोमबत्ती को आप जलाते हैं तो पहले वह ठोस मोम क्या बनता है, थोड़ा सा द्रव बनता है। मोमबत्ती का ऊपर जहाँ पर जल रहा होता है बत्ती, वहाँ पर देखिएगा मोम एकदम गला हुआ रहता है, पिघला हुआ रहता है। वही गला हुआ मोम उसका बत्ती के सहारे ऊपर उठता है और आग में जलकर वह भाप बनकर कार्बन डाइऑक्साइड बनकर हवा में उड़ जाता है। तो इसमें आप देख सकते हैं मोम पहले अवस्था में ठोस से द्रव बना, द्रव से फिर गैस बन गया। तो हम कह सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया में अवस्था में भी परिवर्तन होता है। वो भी क्या, हमेशा नहीं होगा, कुछ रासायनिक अभिक्रिया में। तो इस चीज को लिखिए। मोमबत्ती के जलने पर उसका मोम पहले ठोस से द्रव, फिर द्रव से गैस में परिवर्तित हो जाता है। चलिए, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। और जाने से पहले आपको एक बात ज़रूर कहना चाहेंगे कि कम से कम एनसीईआरटी बुक जो होता है आपका, वो पढ़ने की आदत डालिए। आप कुछ भी अगर लेक्चर भी देख रहे हैं सही है, लेकिन आप उससे पहले एक बार बुक पढ़ लीजिए। आप खुद से अपना थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बिल्डअप करिए कि आप किताब देखकर समझ क्या रहे हैं। इससे आपको किताब पढ़ने की आदत आएगी और आप नए नए किताब को पढ़कर खुद से समझ सकते हैं। इससे आपको समझने का क्षमता बढ़ेगा। इसी वजह से सिर्फ टीचर पे डिपेंड नहीं रहना है। टीचर सिर्फ आपको कोई चीज़ समझा सकता है, लेकिन समझने का जो गुण है वो आपको खुद व खुद विकसित करना होगा। इसीलिए किताब भी पढ़िए, लेक्चर भी देखिए, जहाँ आप फंसते हैं उसको अच्छे से समझिए भी, और पढ़ाई करते रहें। खेलिए भी, खेल भी जरूरी है। धन्यवाद।